कल की क्लास में चलिए बेटा, कल की क्लास में मैंने आप सब लोगों के साथ में डिस्कशन शुरू किया था और मैंने आप लोगों को वैल्यूएशन का रूल सिखाया था, फिनिश गुड्स का, रॉ मटेरियल का और WIP का, तीनों का सिखाया था। अच्छा, हमने WIP वाला एक सवाल किया था, फिनिश गुड्स वाला भी एक सवाल किया था। क्यों? वो 11 लाख वाला करवाया तो था, एक एग्जाम्पल। 11 लाख 10% सेलिंग एक्सपेंस 990 करा था ना। पर अपन ने रॉ मटेरियल का कोई क्वेश्चन नहीं किया, तो एक काम करते हैं, जरा रॉ मटेरियल का क्वेश्चन जो है वो करके देखते हैं। पहले तो इनकी शक्लें देखो, मतलब इतना शौक है फोटो छपाने का। हाँ, काम तो करते हैं यार, ऐसा नहीं कि काम नहीं करते हैं। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। और देखो, मतलब कौन है ये बच्चा थोड़ा सा काम करने वाला? मैं देख रहा हूँ ये होमवर्क नहीं करके लाएगा, उस दिन मैं बोलूंगा अच्छा। ICI के प्रेसिडेंट के बारे में तो कमेंट कर रहा था, खुद होमवर्क नहीं कर रहा। यही वाला क्वेश्चन क्या था कल अपन ने? हाँ बेटा, हाँ? मतलब अच्छा, ऑनलाइन चालू कर तो दिया। ठीक है, फुल स्क्रीन मतलब फिर वो क्या यहाँ से दिखता नहीं है ना, फिर आप बोर्ड का जो आप दिख कर तो अब यहाँ पे क्या करूँ? अब ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी अभी मैं ही दिखूंगा, फिर तुम्हारा व्यू ऑब्स्ट्रक्ट होगा। सही रहता सर, दिख जाता सर, आप हम्म, दिख जाता सर। यहाँ पे नहीं दिख रहा, उसमें दिख जाएगा। सर जब आप यहाँ पे आते हो स्ट्रेट उधर। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से, अब आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर आओ और ध्यान से देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 2 शुरू करने से पहले मैं एक बार एक छोटी सी बात और बता देता हूं, एक छोटी सी बात और नोट करवा देता हूं, उसके बाद में फिर मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 से ही शुरू करूंगा। फिर मैं, अब सुनो, हमारे AS2 में ऐसा कहा गया, जब आप की तुलना करोगे
तो वह ओवरऑल बेसिस पे नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 4 तरह की इन्वेंट्री है तो मुझे चारों कॉस्ट और एनआरवी का कंपैरिजन अलग अलग करना पड़ेगा। मैं वो कंपैरिजन का काम एक साथ नहीं कर सकता। मतलब जैसे मेरे पास 4 तरह के प्रोडक्ट है तो मैं ए बी सी डी, तो ए का कॉस्ट एंड एनआरवी का कंपैरिजन अलग होगा, बी का अलग होगा, सी का अलग होगा, डी का अलग होगा। मतलब मैं चारों को जोड़कर टोटल कॉस्ट और टोटल एनआरवी को कंपेयर नहीं कर सकता। अगर मुझे कॉस्ट और एनआरवी कंपेयर करनी है तो वो मुझे ए बी सी डी चारों की अलग अलग करनी पड़ेगी, एक साथ नहीं कर सकते। गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन अगर वो सिमिलर तरह के हैं तो आप उनको ग्रुप कर सकती हो। जैसे मान लो मेरे पास 1000 तरह के रॉ मटेरियल है, पर उसमें से एक रॉ मटेरियल है पेच। कोई छोटा पेच है, कोई बड़ा पेच है, पर हैं सारे पेच। तो आप मुझे बताओ क्या वो पेच अलग अलग आइटम है क्योंकि अलग अलग साइजों के हैं, लेकिन फिर भी उनका नेचर सेम है, तो मैं उनको ग्रुप कर सकता हूं। मेरी बात आ रही है समझ में? जैसे मैं 10 तरह के कपड़े इस्तेमाल करता हूं, तो 10 तरह के कपड़े 10 अलग अलग इन्वेंट्री है पर उनका नेचर सेम है, तो मैं उन 10 रॉ मटेरियल 10 कपड़ों को एक साथ ग्रुप कर सकता हूं। नहीं आया समझ में? तो कॉस्ट एंड एनआरवी की तुलना आइटम बेसिस पर होगी। इन्वेंट्री के कुछ आइटम सिमिलर है तो उनको ग्रुप करना अलाउड है। तो उनको ग्रुप करना अलाउड है। क्लियर है बात? लिखो नीचे एक बार स्टार लगा के लिखो, कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, cost and NRV will be done item by item basis, will be done item by item basis. It means comparison cannot be done, it means comparison cannot be done on overall basis. Comparison cannot be done on overall basis by taking all the items of inventory together. By taking all the items of inventory together. By taking all the items of inventory together. But if items of inventory are of similar nature, items of inventory are of similar nature, then they can be grouped together. Then they can be grouped together. तो बेटा उनको आप लोग ग्रुप कर सकते हो एक साथ। क्लियर है? चलो आ जाओ। अब मेरे साथ में बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 की। ध्यान से देखो, सवाल कह रहा है द कंपनी डील्स इन 3 प्रोडक्ट ए बी एंड सी विच आर नाइदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल। अब आप मुझे बताओ ए बी सी तीनों सिमिलर नहीं, इनको ग्रुप कर सकता हूं? नहीं कर सकते। मतलब तीनों का कॉस्ट और एनआरवी का अलग करना। At the time of closing of its accounts for the year 2001-2, the historical cost and NRV of the items of closing stock are determined as follows. तो बेटा जब हम लोग ईयर एंड पर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे थे तब हमने जो इन्वेंट्री है तीनों आइटम्स की उनकी कॉस्ट और एनआरवी दोनों निकाल ली जो आपको नीचे दे रखी है। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बतानी है। अब आप मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बतानी है, अब ये कैसे बताएं?
चलो, इसमें लिखने का कोई ऑप्शन नहीं है। चलो, किधर, यहां से, इससे लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, चलो पेन का कलर तो चेंज करें। पेन का कलर वलर नहीं होता क्या कहीं से? ये चलो ठीक है। अब वापस वहां पे कैसे जाऊं? शो डेस्कटॉप। ओके, अब मुझे बताओ, ए की कॉस्ट है 40 और एनआरवी है 28, कितने पर वैल्यू करूं? तो इसे वैल्यू करेंगे किस पर? 28 पर। तो इसकी वैल्यू जो अपन लोग लेंगे वो कितनी लेंगे? 28। अच्छा बेटा, दिख ही नहीं रहा होगा आप लोग को। चलो, वैल्यू कितनी होगी? 28। अब दिख रहा है? अच्छा सुनो, बी में देखो कॉस्ट है 32, एनआरवी है 32, तो दोनों बराबर ही हैं, तो वैल्यू किस पर होगा? 32 पर। और बेटा सी की बात करें तो कॉस्ट है 16, एनआरवी है 24, तो वैल्यू कितने पर होगा? 16 पर। तो आप मुझे बताओ इन्वेंट्री की टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 76। तो बेटा हमारी क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू रहेगी वो 76 रहेगी। बेटा आया नहीं आया समझ में? कॉपी करो। इलस्ट्रेशन नंबर 1, कॉलम क्या बनाएंगे? आइटम, हिस्टोरिकल कॉस्ट, एनआरवी, वैल्यू। बेटा ये 3 कॉलम तो ऐसा कॉलम बन जाएगा वैल्यू का, और फिर आप वैल्यू में वैल्यू is valued at cost and So are we audible to you? यस बताओ। So your voice is cracking a lot when you're speaking. अच्छा ओके बेटा, अब एक्चुअली मुझे यहाँ पे पता ही नहीं लगता कि आवाज़ क्रैक हो रही है क्या। Sir, actually the line that you dictated before the question was also not here. If you could repeat it again. द लाइन वॉज, The line was not clear. कोई दिक्कत नहीं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना तुम लोग का, फोटो खींच के डाल दो। चलो बेटा यहां तक हो गया। आइए अब अपन लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। अच्छा ये मूव नहीं करता। बेटा कॉपी कर लिया था ना सबने? ओके ठीक है, चलो अब आगे मेरी बात को सुनेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर आ जाओ। क्वेश्चन कहता है एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज्ड गुड्स एट अ कॉस्ट ऑफ ₹40 लाख इन अक्टूबर 2001। ठीक है, अक्टूबर 2001 में खरीदा। टिल मार्च 2002 75% ऑफ द स्टॉक वर सोल्ड। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा?
25%, मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक बचा उसकी कॉस्ट क्या है 10 लाख. द कंपनी वॉन्ट्स टू डिस्क्लोज क्लोजिंग स्टॉक एट रुपीज 10 लाख. ओके, द एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू इज 11 lakh and a commission of 10% on sale is payable to the agent. सवाल कह रहा है सेलिंग एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है 11 लाख, पर सेलिंग एक्सपेंस कितना लगेगा 10%, मतलब 1,10,000. तो आप मुझे बताओ एनआरवी कितनी हुई 990. अब कॉस्ट है 10 लाख, एनआरवी है 990, तो वैल्यू करोगे विच एवर इज लेस, और विच एवर इज लेस एनआरवी. तो बताओ आप वैल्यू किस पर करोगे 990 पर. एडवाइस व्हाट इज द करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक टू बी डिस्क्लोज्ड 990. बेटा बताओ करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक कितना है जो डिस्क्लोज करना है 990. खत्म बात. कर सकते हो सवाल. क्या यही वाला एग्जाम्पल कल मैंने करवाया था? करके बताओ. इलस्ट्रेशन नंबर 2 कैसे करोगे? आ जाओ. इलस्ट्रेशन नंबर 2, कॉस्ट. बेटा टोटल 40 लाख रुपीस का माल था, आप उसमें से 75% बेच चुके हो, 25% क्लोजिंग स्टॉक है. तो क्लोजिंग स्टॉक आपका आ गया कितना 10 लाख. एनआरवी की बात करें तो बेटा 11 लाख रुपए की एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है, माइनस 1,10,000 एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंस है, तो हमारी एनआरवी हो गई 9,90,000. अब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होगा विच एवर इज लेस, दैट इज 990. तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किस पर होगा 990 पर. तब आपकी एडवाइस क्या होगी? ये लोग इन्वेंट्री को वैल्यू करना चाह रहे थे 10 लाख पे. अब अपने को जवाब देना है कि देखो 10 लाख पे वैल्यू नहीं कर सकते, आपको वैल्यू करना पड़ेगा कितने पर 990 पर. तो लिखो रिपोर्ट. हाँ, रिपोर्ट तो देनी पड़ेगी ना, अपने को एडवाइस तो करना पड़ेगा ना. इसने पूछा क्या हम 10 लाख पे वैल्यू कर सकते हैं, तो बोलना तो पड़ेगा ना. नहीं, लिखो रिपोर्ट. नो, इन्वेंट्री कैन नॉट बी वैल्यूड, इन्वेंट्री कैन नॉट बी वैल्यूड एट रुपीज 10 lakh, cannot be valued at rupees 10 lakh because NRV is only rupees 9,90,000, because NRV is only rupees 9,90,000, NRV is only rupees 9,90,000. Therefore, inventory will be valued at rupees 9,90,000. Inventory will be valued at rupees 9,90,000. इसलिए आपको इन्वेंट्री 9,90,000 पर वैल्यू करनी पड़ेगी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ये वाला क्वेश्चन. अब देखो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 है पेज नंबर 5.16 पर. तो आप लोग जब अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे तब आप लोग सॉल्व करते टाइम ये ज़रूर मेंशन करेंगे. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ध्यान से पढ़ना, अच्छा सवाल है. क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मिस्टर मेहुल गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू the items forming part of inventory as on 31st March 2001. अब 31st March 2001 को एंड होने वाले ईयर के लिए
आपको ये जानकारी दी जा रही है, हिज फैक्ट्री प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट एक्स यूजिंग रॉ मटेरियल ए। अब ध्यान रखना, एक्स तो है प्रोडक्ट और ए है रॉ मटेरियल। नहीं आया समझ में? सर ऐसे थोड़ी होता है। अरे होता है, रॉ मटेरियल है क्लोथ और फिनिश गुड्स है शर्ट, तो हो सकता है ना। प्रोडक्ट है एक्स और रॉ मटेरियल है ए। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है आगे। अब आगे क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ो। सबसे पहला पॉइंट, 600 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल ए परचेज्ड एट ₹120। ठीक है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ए एज ऑन 31 मार्च 2001 इज ₹90 पर यूनिट। मतलब अगर आज हम लोग नया रॉ मटेरियल खरीदें तो वो 90 रुपए का ही आ रहा है। तो इसका मतलब एनआरवी कितनी हो गई रॉ मटेरियल की? 90 रुपए। बेटा आज रॉ मटेरियल का बाजार भाव कितना है? 90 रुपीज। तो कॉस्ट है 120, एनआरवी है 90। अब मेरा सवाल आपसे सिंपल है, कॉस्ट ज्यादा है एनआरवी कम है, तो क्या डायरेक्टली एनआरवी पे वैल्यू कर सकते हैं रॉ मटेरियल को? नहीं। अगर एनआरवी कॉस्ट से कम होती है तो हम सवाल पूछते हैं कि पहले तो ये बताओ, क्या इस रॉ मटेरियल से बनने वाला फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट से ज्यादा में बिक सकता है क्या? अगर तुम्हारा जवाब है हाँ, बोलेंगे यार अगर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बन के कॉस्ट से ज्यादा में बिक गया तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो पूरी रिकवर हो जाएगी ना, तो फिर 90 पे वैल्यू क्यों करें? फिर तो 120 पर ही वैल्यू करेंगे। और अगर बनने वाला फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट से कम में बिक रहा है, इसका मतलब रॉ मटेरियल की प्राइस गिरने का असर फिनिश गुड्स की प्राइस पे भी पड़ रहा है। हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट पूरी रिकवर नहीं कर पा रहे, तो अपन वैल्यू करेंगे किस पर? 90 पर। क्लियर है बात? अब ध्यान से देखो, अगला सवाल कहता है 500 यूनिट्स ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ? WIP। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स एंड कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट इज ₹260। सवाल कहता है अभी तक इस पे कितने पैसे खर्च हुए? 260। These units can be finished next year by incurring additional cost of ₹60 per unit। सवाल कह रहा है इसे कंप्लीट करने में अभी 60 रुपए और लगेंगे। ठीक है। 1500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स, टोटल कॉस्ट इनकर्ड 320, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 300। इसका मतलब ध्यान से देखो, फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पा रहा, अपनी कॉस्ट से कम में बिक रहा है। अब आप मुझे बताओ, अगर फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट से कम में बिक रहा है तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को वैल्यू किस पर करेंगे? एनआरवी पर। नहीं आया समझ में? अच्छा, सवाल कह रहा है डिटरमिन हाउ ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड ऑन 31 मार्च 2001, ऑल्सो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2001। आपको हर एक आइटम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू भी निकाल कर बतानी है। बताओ सवाल समझ में आ रहा है? फोटो खींच लो इसकी, क्योंकि मैं सॉल्व करूंगा तो फिगर थोड़ी दिखेंगे अपने को। वैसे आप लोग मोबाइल में डाउनलोड क्यों नहीं कर रहे हो? मोबाइल में डाउनलोड करो ना, ताकि मोबाइल में आप लोग सारे क्वेश्चन देख पाओ। आप लोगों को स्क्रीन पर देखना पड़ता है। चलो बेटा फटाफट से ICI की वेबसाइट पर जाओ, स्टडी मैट में जाओ। ग्रुप पे भेज दिया? चलो अब ग्रुप पे ओपन कर लो। कर लिया बेटा? चलो, ये कौन सा था बेटा? क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 5.16। अब सब बच्चे ध्यान से देखो। सबसे पहला रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की कॉस्ट देखो बेटा। टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं? 600। तो बेटा 600 यूनिट्स से और कॉस्ट है 120 पर यूनिट।
तो क्या टोटल कॉस्ट 72,000 है? रॉ मटेरियल की एनआरवी कितनी है? बेटा एक यूनिट अब बाजार में 90 रुपए का मिल रहा है, तो मार्केट में एनआरवी कितनी हो गई? 90। तो 90 से हो गया 54,000। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या हम इन्वेंट्री को 54,000 पे वैल्यू कर सकते हैं? तो हमारा जवाब होगा रॉ मटेरियल इन्वेंट्री will be valued at NRV, that is 54,000, because NRV of finished goods is less than its cost। तो बेटा रॉ मटेरियल की जो एनआरवी है, क्योंकि वो फिनिश गुड्स की एनआरवी उसकी कॉस्ट से कम है। बेटा जो फिनिश गुड्स है वो अपनी कॉस्ट से कम में बिक पा रहा है, तो बेटा उस कंडीशन में रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को किस पर वैल्यू करेंगे? एनआरवी पर। दैट इज कितना? 54,000। अब देखो मैंने वैल्यू भी बता दी और रीजन भी बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर आते हैं और बात करते हैं WIP इन्वेंट्री की। WIP इन्वेंट्री की बात करें तो WIP इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है? कॉस्ट देखो बेटा, एक यूनिट 260 की है और टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितनी है? 500 यूनिट। बेटा क्या कॉस्ट 1,30,000 रुपए है? अच्छा, एनआरवी कितनी है? अब जरा ध्यान से देखो, कंप्लीट होने के बाद में, मतलब ये WIP जब फिनिश गुड्स बन जाएगा तो फिनिश गुड्स बनने के बाद ये 300 रुपए का बिकेगा। माइनस सेलिंग एक्सपेंस है क्या? नहीं, इस सवाल में कोई सेलिंग एक्सपेंस नहीं है। लेकिन इसे कंप्लीट करने में कितना रुपया लगेगा? 60। इसका मतलब यह हुआ कि 60 रुपए मैं अपनी जेब से लगाऊं तो मुझे 300 रुपए मिलेंगे। तो मेरे लिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू 260 के बाद 60 लगाने, तो कंप्लीशन कॉस्ट तो 60 है ना? हाँ, अब आप एनआरवी देखो, WIP की एनआरवी कैसे निकालते हैं? नोट्स में एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 300 माइनस सेलिंग एक्सपेंस 0 माइनस फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट 60। सही तो कर रहा हूं? मतलब मैं अपनी जेब के 60 रुपए लगाऊंगा तब ये कंप्लीट होगी और फिर 300 की बिकेगी। तो भाई साहब मेरी जेब में तो 240 रुपए ही आए ना, और बेटा मेरे नंबर ऑफ यूनिट है 500। तो बताओ टोटल जेब में पैसा कितना आएगा? 1,20,000। अब बेटा WIP की कॉस्ट है 1,30,000, एनआरवी है 1,20,000। वैल्यू किस पर करेंगे? विच एवर इज लेस, दैट इज रुपीज 1,20,000, जो कि 1,20,000 रुपए है। कोई दिक्कत इस बारे में? फिर आएगा तीसरे नंबर पर सी पॉइंट, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की बात करें तो बेटा फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है बेटा हमारी 320 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 1500। तो क्या हमारी टोटल कॉस्ट 4,80,000 हो गई? अच्छा, एनआरवी बताओ। तो बेटा सेलिंग प्राइस है 300
माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस 0 है ही नहीं ना सेलिंग एक्सपेंस, ये तो 1 यूनिट की एनआरवी है, तो 1500 यूनिट्स की एनआरवी कितनी? 4,50,000। अब वैल्यू किस पर करना है? विच एवर इज लेस, दैट इज 450। कोई दिक्कत? बोलो बेटा, पक्का? कोई दिक्कत नहीं है? बोलो, कोई दिक्कत? अब आ जाओ, ये तो हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, ये एबीसी तो हुए फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन। अब देखो ये गलतियां होती हैं हमसे, हम सवाल में कितने सवाल हैं वो पकड़ नहीं पाते। अब तुम सवाल में देखो 2 सवाल पूछे थे, एक तो बोला हर एक इन्वेंट्री को अलग वैल्यू करो, वो काम हो गया। अब बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू की मिलाकर वैल्यू बताओ, तब आपको सेकंड क्वेश्चन भी करना है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री की रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आई थी अपनी? 54,000। WIP इन्वेंट्री की वैल्यू 1,20,000। और बेटा फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की वैल्यू कितना? 4,50,000। टोटल आ जाएगा कितना? 6,24,000। लो, अब इस सवाल का सेकंड पार्ट हुआ है कंप्लीट, ठीक है। अब इस सवाल का सेकंड पार्ट यहां पर कंप्लीट हुआ। अब आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं, तीनों को वैल्यू करके आ जाते हैं, पर ये जो टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू है ये नहीं बताते। अब टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू अगर आपने नहीं बताई तो आप ध्यान रखना कि 5 नंबर का सवाल आएगा और आपके 2 नंबर कट गए। कई बार क्या होता है, हम घर आकर के जब रिजल्ट आता है तब हम क्या बोलते हैं, हमारा तो पूरा सवाल सही था, पूरे नंबर ही नहीं दिए। हम सर्टिफाइड कॉपी मंगाते हैं, उसमें भी पूरा सवाल सही होता है और नंबर दिए होते हैं 3, तो हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट तो हमें फेल करना चाहता है, 5 नंबर का सवाल है, पूरा सही है, 3 ही दिए हमको। तो अरे 3 इसलिए दिए हैं क्योंकि तुमने एक पार्ट किया ही नहीं है, तो 2 नंबर कट जाते हैं इसके। इसलिए सवालों को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्या क्या पूछा है, जो जो पूछा हो सब सॉल्व करके आना है, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा, अब अगला सवाल जो है ये आप मुझे करके बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 WIP का पहले करके बताओ कॉपी में। मेरे हिसाब से ये सेम क्वेश्चन हमने कल किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन कल भी किया था।
मैं करवाऊं? हो गया? अच्छा ये बताओ, कंप्लीट होने के बाद 750 का बिकेगा, पर बेचने में 4% ब्रोकरेज लगेगी, 30 रुपीज हो गई। तो 750 माइनस 30 बचे 720। बचा हुआ काम कंप्लीट करने में 310 रुपए लगेंगे, तो 720 में से 310 रुपए और खर्च होंगे, वो भी हटा दो, तो बचे कितने? 410। अब कॉस्ट है WIP की 530, NRV है 410, तो वैल्यू करेंगे विच एवर इज लेस, और विच एवर इज लेस 410। तो बताओ अपन वैल्यू किस पर करेंगे? NRV पर, 410 पर। तो बेटा आपकी WIP इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आएगी? 410। बताओ बेटा कोई दिक्कत? बेटा सवाल समझ में आ रहा है? कल वाला सेम क्वेश्चन है। 410 कितने लोगों ने सही किया? अच्छा, आप चारों बच्चों ने गलत किया है। अच्छा, आज फर्स्ट डे है तुम लोग का, ओके ठीक है, सही किया तुम लोगों ने, बाकी लोगों ने सही किया। आप लोग थोड़ी सी तसल्ली रखना, क्योंकि ये पार्ट हम लोग पढ़ चुके ना, अब आगे जब पढ़ाऊंगा तो वो वाली बातें आ जाएंगी समझ में, ठीक है। अच्छा मुझे जल्दी बताओ, कोई दिक्कत इस बारे में? अब सोचो 750 रुपए में अपने को माल बेचना है, तो पहले 30 रुपए तो बेचने के लिए लगाने पड़ेंगे, तो यार 30 रुपए मेरी का लगेगा, और कंप्लीट करने में 110 रुपए लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ करूं तो 750 रुपए आएंगे। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं 340 तो मेरे पास 750 रुपए आएंगे, तो बेटा नेट मेरी जेब में पैसे आ कितने रहे? 410। तो कॉस्ट है 530, करेंगे। क्लियर है बात? पक्का? चलो, तो आज की बात यहीं तक, आगे की बात करेंगे कल। क्वेश्चन करते हो फॉर्मेट यही वाला